14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में की। इस धम्म क्रांति का मतलब यह है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध के धम्म की दीक्षा स्वयं ली और अपने लाखों अनुयायियों को एक ऐसे मार्ग पर ले आए जो मार्ग उनके जीवन को उन्नति की ओर लिए चलता है। इसी कड़ी में आज हम इन 65 सालों का जो सफ़र है धम्म क्रांति का, उसका एक छोटा सा मूल्यांकन कर रहे हैं। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम है प्रोफेसर अशोक गोडघाटे। ये शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके बाल्यकाल से लेकर तो उनका जो युवावस्था रही और युवावस्था के बाद आज तक का उनका जो सफ़र है, अम्बेडकराइट पॉलिटिकल आंदोलन को एक वैचारिक फीडिंग देना, ये उनके जीवन का एक बड़ा ध्येय रहा है। कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, लेकिन राजनीति में, रिपब्लिकन राजनीति और बाबा साहेब के आंदोलन में राजनीतिक सेगमेंट में जितना कुछ काम हुआ है वो प्रोफेसर गोडघाटे सर के निगाहों से चला है। आज उन्हीं से कुछ चीज़ें हम आप तक साझा करने की ये कोशिश कर रहे हैं। सर जय भीम। जय भीम। सर, बात हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि इस समय 65 साल का वक्त बीत चुका है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो नागपुर में एक धम्म क्रांति की, एक ऐसी ऐतिहासिक धम्म क्रांति, और आपका बहुत लंबा समय ये राजनीतिक क्षेत्र में गया है। हम आपसे एक बात समझना चाह रहे हैं, क्योंकि चाहे रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक आंदोलन की बात हो या फिर बाबा साहेब ने जिस राजनीति को लोगों के समक्ष रखने के लिए लोगों को प्रवृत्त किया है, उसको लोगों तक पहुंचाकर वहां से नई लीडरशिप को बिल्ड करने की बात हो, इस पर आपका एक बड़ा योगदान रहा है। आपकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बाबा साहेब ने जो धम्म क्रांति की या फिर बुद्ध का धम्म, क्या ये बाबा साहेब के राजनीति का आधार हो सकता है? आपका प्रश्न, आपका सवाल मूलभूत है, और जहाँ तक भारत में आज हम जो राजनीति देख रहे हैं जी, वो राजनीति को अपने नज़र के सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि एक विशिष्ट धर्म के लोग, हिंदू धर्म के ही बोलो, हिंदुत्ववादी बोलो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के दिशा में जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उनकी राजनीति का आधार वही है, धर्म है। सवाल यह है कि ऐसे हालात में देश की बहुसंख्यक जनता उनके विचारों को पसंद नहीं करती है। यद्यपि उनकी मेजॉरिटी है, आज सत्ता में है वो, लेकिन देश के जो वोटर्स है उसमें मेजॉरिटी लोगों को ये पसंद नहीं है, और वो हिंदू राष्ट्र इस संकल्पना को नकारते हैं। और उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, हमारे देश में सेकुलरिज्म की नींव हमारे संविधान ने रखी है, और उस दिशा में इस देश के हर राजनीतिक पक्ष ने आगे चलने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा एक विचार प्रवाह बड़े पैमाने पर है। अब ऐसे हालात में जी, अगर आप ये सोचते हैं कि धर्म ये राजनीति का आधार हो सकता क्या, जहां तक इस देश के भाग्य विधाता, इस देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इनका तत्वज्ञान अगर अपने नजर के सामने हम लाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक बात हमारे सामने आती है कि खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने देश की राजनीति, देश में जितने राजकीय दल है, वो दलों का वैचारिक आधार ये धर्म होना चाहिए, राजकीय पार्टी धर्म पर आधारित होनी चाहिए, ये उनका कहना था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज का जो चित्र है वो उन्हें पसंद था। ऑन दी कॉन्ट्ररी, बाबा साहब कहते हैं कि इस देश में अगर हमें सही माने में लोकतंत्र, प्रजातंत्र अमल में लाना है, वो लोकशाही सही माने में हमें इस देश में लाना है, तो हिंदुत्ववादी लोगों ने निर्माण किया हुआ धर्म, ये हिंदू धर्म, इस देश के राजनीति का आधार कभी भी बन नहीं सकता। ऑन दी कॉन्ट्ररी, उनका कहना है कि जब तक इस
हिंदुत्ववादी विचारधारा को हम अपने नजरों से दूर नहीं करते, इस देश में सही मायने में लोकशाही आ नहीं सकती। ये लोकशाही का शत्रु है। लेकिन सर, अगर आपकी बात को और बाबा साहब के हवाले से जो बात आपने कही, अगर इस बात को ठीक मान लिया जाए तो फिर जो धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात आती है, तो फिर धर्म को आधार बनाकर अगर कोई आगे बढ़ते हैं तो फिर इसको कैसे माना जाए ठीक? आज का हिंदुत्ववादी धर्म राजनीति में, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि एक विशिष्ट विचारधारा को समाज में लाने की, देश में लाने की जो कोशिश है, उसको हम नकारते हैं जी, उसको हम नकारते हैं। इसका मतलब कोई भी धर्म राजनीति का आधार हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो धर्म को किस हाँ। मायने में हम लोग स्वीकारते हैं? बाबा साहब ने जिस वक्त उनका पहला राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पक्ष स्थापित किया, उस पक्ष का जो मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में जो कलम थे उसमें एक ऐसा था कि भारत की फिलहाल की अवस्था देखते हुए, सामाजिक अवस्था देखते हुए, इस देश के हरेक राजनीतिक पक्ष ने समाज प्रबोधन की भूमिका लेनी चाहिए। मतलब राजनीतिक समाज में जो भी बुरी बातें होगी जी, जो भी परंपराएं बुरी चलती आ रही होंगी, समाज विघातक बोलो, ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाने वाली, मानवतावाद के विरोध में जाने वाली, जो उसको नजर में रखते हुए उससे हम कैसे दूर रह सकेंगे और उसमें कैसे हम सुधार ला सकेंगे, ये राजनीतिक दल ने कोशिश करनी चाहिए। मतलब उस वक्त की भूमिका ये थी। और उस वक्त उन्होंने, बाबा साहब ने ये कहा कि समाज सुधारना करने वाले लोगों को जो दल शिक्षा देगा वो हमें मंजूर नहीं है, उन्हें हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा, राजकीय दलों ने समाज सुधारना के लिए समाज सुधारना की भूमिका लेनी चाहिए, इस देश के लिए वो बहुत जरूरी है। अब सवाल ये होता है कि कुछ धर्म हम नकारते हैं, कुछ धर्म लोकशाही के खिलाफ ही है, इसका मतलब सभी धर्म ऐसा है क्या? ऐसा नहीं बोल सकते हम। ऑन दी कॉन्ट्ररी, बाबा साहब जब ये कहते हैं, उनका एक विधान है कि भारत के सभी राजनीतिक दलों ने अपना काम करते हुए समाज सुधारना लाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही है, आगे चल के वो कहते हैं कि राजनीति का आधार नैतिकता होना चाहिए। नैतिकता अगर होगी तो समाज में कुछ अच्छी बातें आ सकेंगी। तो ये इस दृष्टि में, इस परिप्रेक्ष्य में हम ये मान सकते हैं कि नैतिकता जहाँ से सीखी और सिखाई जाती है वो राजनीति का आधार, वो धर्म हो सकता है। मैंने बाबा साहब का जो विधान अभी आपको बताया, उसमें आगे वो कहते हैं जी कि राजनीति में हमने अगर नैतिकता का आधार नहीं लिया, राजनीतिक दलों ने उसका आधार नहीं लिया, तो एक दिन ये पूरी राजनीति लफंगों का बाजार बन जाएगी। अच्छा, इससे अगर और आज की राजनीति जो हम देख रहे हैं, सब अनुभूति उसकी ले रहे हैं, किस भयानक स्वरूप धारण कर रही है वो आज की राजनीति। ऐसे में हमको अगर राजनीति में नैतिकता लानी है, राजनीति में जीने वाले नेताओं के जीवन में नैतिकता लाने वाली है, उनके राजनीति का आधार नैतिकता अगर हमको बनाना है, तो उसके लिए जो धर्म नैतिकता को प्राधान्य देता है, उस धर्म का आचार सब राजनीतिक दलों ने करने की जरूरत है। अरे यहां धर्म राजनीति का आधार बनेंगे। मतलब जो धर्म नैतिकता की शिक्षा देता हो और सिखाता हो, उसको राजनीतिक दल अपना आधार बना। और ये दिशा देने वाला, ऐसी दिशा देने वाला भारत में अगर कोई आज एकमेव धर्म होगा तो भगवान बुद्ध का धर्म है। जब तक हम उसका आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस देश के राजनीति को सही दिशा में, योग्य दिशा में ले जाने में असमर्थ रहेंगे।
जैसे कि अभी इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें तो नैतिकता का दूसरा नाम धम्म है, ऐसे बाबा राइट, साहेब बिल्कुल। कहते हैं। और अम्बेडकराइट आंदोलन जो है इस समय में जिस स्थिति में हम लोग उसको देखते हैं, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे समाज कारण में हो, या फिर चाहे अर्थ कारण में हो, हर जगह पर, तो क्या इसे बुद्ध धम्म को उसका आधार बनाया जा सकता है, या उसका आधार बुद्ध धम्म है भी या नहीं? आप कैसा मानते हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नहीं, सबसे पहली बात तो आज यह है कि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को अपना आधार बनाया है जी। और इस पार्श्वभूमि में एक विशिष्ट धर्म के लोगों, विशिष्ट धर्म को नजर के सामने रख के हम राजनीति आज के वक्त नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धर्म ने जो नैतिकता हमें दी है, नैतिकता को आधार नैतिकता को आधार अगर हमको बनाना है तो बुद्धिज्म को मानने के सिवा, बुद्धिज्म का स्वीकार किए बगैर हम ये नैतिकता निर्माण नहीं कर सकेंगे। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा कहता है कि वर्तमान में जो अम्बेडकराइट आंदोलन है, इस आंदोलन में नैतिकता का कितना आपको प्रभाव दिखता है? आज के क्योंकि ये 65 सालों का वक्त जो बाबा साहेब ने दीक्षा दी है उसको वो पूरा हो गया है, और ऐसी स्थिति में इस बात पर भी थोड़ा सा विचार विमर्श तो होना चाहिए कि जो अम्बेडकराइट आंदोलन है उसकी जो लीडरशिप है या फिर उसके जो कार्यकर्ता है वो नैतिकता को कितना अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल ने और स्पेशली जिस रिपब्लिकन पार्टी की बाबा साहब ने कल्पना की थी, वो देखते हुए पार्टी के स्ट्रक्चर का ढांचा कैसे हो ये भी उन्होंने बताया है, और पार्टी की विचारधारा क्या हो ये भी उन्होंने बताया है। बाबा साहब के राजनीतिक प्रवास को, उस जर्नी को अगर हम देखते तो बाबा साहब का पहला राजनीतिक दल कौन था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। मजदूर, जो कोई भी धर्म क्यों, सबके सवालों का जवाब ढूंढना ये उस पार्टी का काम था। उनको उनकी जो बुरे हालात थे उससे बाहर निकालना। उसके बाद बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त, और बाबा साहब जब अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के लिए कुछ बातें करते थे तो किसी ने, अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि आपका दल तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है, सब लोगों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, उस यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों का प्राधान्य से विचार करने का सवाल ही नहीं। फिर बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। 1942 में नागपुर में ही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना हुई, और देश जब स्वतंत्र हुआ, संविधान आया, उस वक्त फिर बाबा साहब ने सोचा कि अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बर्खास्त करके हमने एक व्यापक विचारधारा को लेके आगे चलना चाहिए, और रिपब्लिकन पार्टी का एक विचार बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब के जिंदगी में ही 1955 में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की नींव बाबा साहब ने पहला औरंगाबाद में इसमें अपना विचार रखा था, और उस वक्त के प्रबुद्ध भारत में बाबा साहब का विधान भी आया था। और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के पहले रिपब्लिकन पार्टी के केंद्रीय कार्यकारिणी की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई। बाबा साहब जिसमें उपस्थित खुद थे, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी हमको स्थापित करना है ये तय हुआ। अब रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना के पीछे बाबा साहब का क्या हेतु था? समाज में हम अगर भारत में नजर डालते हैं तो हमको क्या दिखता है कि भारत का राजकारण ये दो लोगों के हित संबंधों को नजर के सामने रख के चलने वाला है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जो सुख वस्तु है, जिनको सब कुछ मिलता है, वो एक क्लास है, और जिनको उनके जीवन के लिए जो आवश्यक बातें उनसे भी वो दूर है, ऐसे दूसरा तबका है, हैव्स एंड हैव। पॉलिटिक्स इज नथिंग बट ए स्ट्रगल इन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो हैव नॉट्स है, जिनको उनके जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी नहीं मिलती, उनको इकट्ठा करना। अब उनको इकट्ठा करना माने वो किसी भी जाति का हो,
वो किसी भी धर्म का हो, वो सब एक जगह आना चाहिए। यानी जाला जिसको मराठी में हम सामाजिक अभिसरण बोलते हैं जी, कि इस देश के जो अछूत कहलाए जाने वाले लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, वो जो समाज के पूरे व्यवहार से अलूफ है, दूर रहते, उनको दूर रखा गया है। ये चित्र ये बदल होना चाहिए इसमें, और सभी लोग इकट्ठा आने चाहिए रिपब्लिकन पार्टी के इस मंच पर जी। एक सामाजिक अभिसरण की बाबा साहब की भूमिका उस वक्त थी, ये इस तरह थी, ये इस तरह थी। अब सवाल ये है कि आज का आपका जो आपके रिपब्लिकन पार्टी के संबंध में सवाल है, मेरे ख्याल से बाबा साहब के विचारों के अनुरूप हमको अगर आगे चलना है तो कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी। संगठन, राजकीय दल जो भी है, उसमें काम करने वाले जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, जो अनुयायी है, और विशेषता नेताओं के बारे में भी कहूँगा कि उन्होंने एक बात अपने दिल में बिल्कुल ठान लेनी चाहिए कि पार्टी जो भी डिसीजन लेगी वो हमारे लिए अंतिम रहेगा। राजकारण में, राजकीय संगठन में काम करने वाले लोगों की महत्वाकांक्षा रह सकती है कि मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनूं, मैं पार्टी में और कुछ बनूं, मैं खासदार बनूं, मैं आमदार बनूं। राजकीय व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को ये लगना, ये उनकी ये महत्वाकांक्षा ये स्वाभाविक है। लेकिन ये स्वाभाविक होने के बावजूद भी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि मेरी ये महत्वाकांक्षा पूरी करने के मेरे कोशिश की वजह से पार्टी में अगर फूट पड़ती है, पार्टी में अगर दुगम होता है, तो मेरे महत्वाकांक्षा को मैंने लगाम खींचनी चाहिए जी, मैंने वहीं रुकना चाहिए। ये भी बुद्ध के धम्म की शिक्षा है। ये बुद्ध धर्म की शिक्षा है कि मेरे वजह से संगठन को कोई नुकसान नहीं होने को होना जी। और आमदार बनना, खासदार बनना, पार्टी में कुछ पद मिलाना, ये राजकारण के लिए हम आज ध्येय समझ बैठे हैं, वो हमारा एम है। जिंदगी का ध्येय क्या है? ये मेरे को मिलना चाहिए। ऑन दी कॉन्ट्ररी हमने ये सोचना चाहिए कि ये ध्येय नहीं है, ये एक साधन है। खासदार होना, आमदार होना, पार्टी में किसी पद पर पहुंचना, ये साधन है। और इस साधन का उपयोग मैंने किस लिए करना चाहिए? हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, इस देश का जो पिछड़ा हुआ समाज है, इस देश का जो आर्थिक विषमता में दबा हुआ, कुचला हुआ समाज वर्ग है, उसको मेरे को बाहर लाना है जी। यह मेरा ध्येय है, और वो ध्येय प्राप्त करने के लिए ये साधन का मैं उपयोग करूंगा। आज हो क्या रहा है? हम साधन को हमारा साध्य ध्येय बना चुके हैं। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसमें नैतिकता थोड़ी कमजोर पड़े। और जब हम हमारे साधन को ही साध्य मानने लगे तो ये बातें आई नहीं। हमने जो खुद की महत्वाकांक्षाओं पर कंट्रोल कर दिया। मेरी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, ये जरूर है, लेकिन पार्टी फाइनली जो भी डिसीजन लेंगी वो मैं मानूंगा, मैं उसके बाहर नहीं जाऊंगा। चलिए सर, अब यहाँ हमें ये बातचीत रोकनी होगी क्योंकि हमारा ये वक्त भी पूरा होता है। एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि इस समय जो युवा जो ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाए, इस आइडियोलॉजी को, जो रिपब्लिकन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो बाबा साहेब जिसको क्रिएट करते हैं, जिसकी रचना करते हैं, और उसके साथ अगर कोई युवा इस समय आगे बढ़ना चाहे तो उन युवाओं के लिए एक बुजुर्ग नेता के रूप में, एक बुजुर्ग कार्यकर्ता के रूप में, एक तत्वचिंतक के रूप में आपका क्या मैसेज हो सकता है? देखिए, किसी भी आंदोलन में युवा लोगों का योगदान ये बहुत बड़ा योगदान रहता है। दिशा देने का काम समाज का जो युवा है, और खासकर जो सुशिक्षित युवा है जी, वो समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा विधायक योगदान देते रहता है। अब आज के राजकारण में, रिपब्लिकन राजकारण में खासकर जो चित्र हम देखते हैं वो बहुत निराशाजनक है, लेकिन मैं खुद निराशावादी नहीं हूं। आज का युवा भी बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कई गुटों में बढ़ जाने के बावजूद भी
मुझे आगे ले जाने वाला कौन है? वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का विचार है, उनका तत्व ज्ञान। उन्होंने जो दिशा दी उस दिशा से मैं प्रवास करूंगा, ये बात उनके दिल में बैठी है। और वो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से एक फैक्टर रहने वाला है समाज को आगे ले जाने के लिए। और आप एक बात आपकी भी नज़र में आई होंगी कि भारत का आज का जो राजनीतिक चित्र है, फिर वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पक्ष का हो, उसको भी ये लगने लगा है कि इस देश को अगर आगे ले जाना है तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दी हुई विचारधारा के सिवा हमारे सामने दूसरा चारा नहीं है, हमारे सामने दूसरा कोई तो युवाओं ने इसी तो का युवा, आज का युवा भी इस दिशा में मेरे ख्याल से आगे आने की कोशिश कर रहा है। ये मेरे लिए, मेरी नज़र में एक आशादायक चित्र चलिए, बहुत डेफिनेटली है। धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर अशोक गोडघाटे सर से। प्रोफेसर अशोक गोडघाटे सर रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक ऐसे फाउंडर और जाबाज लीडर भी रहे हैं, और रिपब्लिकन पार्टी उसके बाद जो मूल रूप से राजनीति में सक्रियता से काम करती रही, इसके भी एक बड़े लीडर रहे हैं। तीसरी बात, उनके लेखन में, उनके समीक्षण में और उनके जो एक धारा प्रवाह वक्ता के रूप में वे जाने और पहचाने जाते हैं। आज उनके ये विचार, उनकी ये समझ, उनका ये ऑब्जर्वेशन आपके साथ साझा कर रहे थे। इस समय हम लोग 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन जो 65 साल के बाद होना चाहिए, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, मुझे सुना। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।